अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो में कवर की जाएगी। मैं हर एक सवाल का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमेशा की तरह आपको जो देखना है आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली वो सवाल देख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले जो इसकी थ्योरी है उस पर हम लास्ट पर देखेंगे, बिल्कुल लास्ट पर, क्योंकि जो ज़रूरी बातें हैं सवाल हल करने के लिए वो सवाल के दौरान ही मैं आपको बता दूंगा, तो वो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। बाकी एक नज़र थ्योरी पर हम इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट पर आपको गो थ्रू कराएंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, कहीं पे इशू आए कमेंट कीजिएगा, ना आए तब भी कमेंट करें, फिर लाइक कर दें, शेयर कर दें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपने ये बताना है कि इन सब में से कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कि आपस में जमा भी हो सकते हैं और आपस में माइनस भी हो सकते हैं। अब इसके लिए एक असूल याद रख लें कि जिन भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो जाएगा वो आपस में प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। बस आपने ये देखना है कि दोनों के रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए, मतलब कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब सबसे पहले आप देखिए ए को, ए का ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रोज हैं, दो रोज हैं और दो ही कॉलम है, तो 2/2 इसका ऑर्डर हो गया ए का। अब सेम इस जैसा ऑर्डर अगर देखा जाए तो इसका डी का भी है, इसमें भी दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम है। तो चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो लिहाजा दोनों आपस में जमा भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। इसी चीज को हमने लिख दिया यहाँ पर कि ए और डी ये दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। दो रोज हैं, दो रोज हैं, दो कॉलम है, इसमें भी दो ही कॉलम है, तो लिहाजा ए और डी क्या है, एक दूसरे के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट ढूंढते हैं कौन सा है। अब बी को अगर आप देखें तो इसके अंदर एक कॉलम है और दो रोज है और एक कॉलम है। इस तरह का मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो एक आपके पास ये जी बनता है, इसमें भी दो रोज हैं और एक ही कॉलम है। और एम के अंदर भी सेम सिचुएशन है, एक कॉलम है और दो रोज है जैसा कि इनमें था। अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि इनके अंदर 3 4 लिखा हुआ है, यानी कि कोई नंबर लिखा हुआ है और इसके अंदर ए बी लिखा हुआ है, तो इससे कोई मसला नहीं है। बस ऑर्डर सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स चाहे जैसे मर्जी हो ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब चूंकि तीनों का ऑर्डर सेम है तो ज्यादा तीनों आपस में प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने इनको लिख दिया यहाँ पर कि बी जी और एम इन तीनों का ऑर्डर बराबर है, तो लिहाजा ये क्या होंगे, आपस में प्लस हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। चलें अब बात करते हैं बाकी मैट्रिसेस की, ये तो हो गए। अब सी को अगर आप देखते हैं, इनको रेज करते हैं, सी को अगर आप देखें इसके अंदर एक ही रो है और दो कॉलम है। अब इस जैसा कौन सा मैट्रिक्स है, एफ है, दो कॉलम है एक रो है, सेम सेम है ना ऑर्डर दोनों का, तो लिहाजा ये दोनों भी आपस में प्लस हो सकते हैं, एफ और सी। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स को लिख दिया सी और एफ, और दोनों का चूंकि ऑर्डर बराबर है तो लिहाजा सी और एफ भी क्या है, आपस में प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ई और एच है, इन दोनों का भी ऑर्डर बराबर है। आप चाहे यहाँ से भी देख लें कि जो ई एच है ये रहा एच और ये रहा ई, इनको रेज कर लें अभी हम, सेम सेम है ना, सेम सेम ऑर्डर सेम सेम है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है दोनों के अंदर, तो लिहाजा दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं। इसीलिए हमने लिख दिया कि ई और एच ये दोनों भी आपस में ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, जमा भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ई और एच। तो उम्मीद है समझ चुके होंगे। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ऐसे तो आप बुक के ऊपर भी कर सकते हैं, ऊपर ही कहीं पे लिख लें कि ए और डी बराबर है, बी जी एम बराबर है और सी एफ और ई और एच बराबर है, तो इस तरीके से आप बुक पर भी इसे कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ अगर x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, ये तीन वैल्यूज उन्होंने आपको दी हुई हैं, देन फाइंड दी फॉलोइंग। तो आपने नीचे वाली जो वैल्यूज उन्होंने दी हैं या जो क्वेश्चन दिया आपने उन्हें फाइंड आउट करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि x प्लस वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब जैसा कि पहले x है तो मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, फिर y है तो y की जगह पर y की वैल्यू आ जाएगी। लिखते हैं जी इन वैल्यूज को। x की वैल्यू उन्होंने दी हुई है जी 1 -1 फिर -2 और फिर 2, ये x की जगह पे आ गया, प्लस y की जगह पर y की वैल्यू आ जाएगी और वो है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4।
अब जैसा कि दो मैट्रिक्स जमा हो रहे हैं, तो जब भी दो मैट्रिक्स जमा होते हैं तो पहला एलिमेंट पहले के अंदर जमा हो जाता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के अंदर जमा हो जाता है। सिमिलरली आगे चलते हैं, जैसा कि इसका पहला एलिमेंट 1 है तो 1 के अंदर क्या जमा होगा, दूसरे का पहला एलिमेंट वो भी 1 है तो 1 के अंदर 1 जमा हो गया। अब इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, -1, -1 अब इसमें जमा होगा, इसका सेकेंड एलिमेंट वो है 2 तो इसमें जमा हो गया 2। इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट -2 है और इसका थर्ड एलिमेंट 3 है तो इसके साथ ये प्लस हो जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ एलिमेंट की, वो 2 है, इसके अंदर जमा करेंगे फोर्थ एलिमेंट ये वाला, वो 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। अब इनको फर्दर आप सोल्व कर लें, जैसे 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो भी 1 बचेगा और 4 और 2 जमा होकर 6 हो जाएंगे। लें जी, फाइनल आंसर आ गया आपके पास। यही आपने करना है सबके अंदर। तो ये आपका पार्ट 1 था। इसके बाद मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। जी, पार्ट 2 आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं y है तो y की जगह पर अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो y की वैल्यू हम देख लेते हैं, हमें दी हुई है उन्होंने 1 2 3 4, तो y की जगह पर आएगा 1 2 3 और 4 +7। z है तो z की वैल्यू देख लेते हैं जी, वो दी हुई है 3 0 0 -2, 3 0 0 और देन -2। अब आप सबसे पहले देखिए कि 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में प्लस माइनस वाला काम करते हैं। तो ये तो फिलहाल वैसे ही रहेगा। 7 चूंकि अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 को पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 7 3 21 और 7 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, फिर 7 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया और 7 2 14, तो माइनस के 14 आ गया आपके पास। अब 7 चूंकि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हुआ था तो यहाँ पे मुझे दोबारा 7 नहीं लिखना, ठीक है। अब ये दोनों आपस में जमा हो रहे हैं, तो वही तरीका जो ऊपर आपको बता दिया कि हर एक एलिमेंट अपने कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के अंदर जमा हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे पहला एलिमेंट है 1, इसमें जमा होगा यहाँ का दूसरा एलिमेंट वो 21 है। फिर सेकेंड एलिमेंट 2 है, यहाँ का सेकेंड एलिमेंट 0 है। फर्स्ट एलिमेंट 3 आ गया, प्लस सेकंड यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 3 है, प्लस यहाँ पर भी थर्ड 0 है। फोर्थ में 4 ही लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या है माइनस के 14, तो -14 आप ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि बाहर भी आपने प्लस लगाया, तो दो अलामतें आ जाएं तो ब्रैकेट यूज करते हैं आप। चलें इनको जमा करेंगे तो 21 + 1 22, 2 + 0 2 आ जाएगा, 3 + 0 3 आ जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस तो माइनस होता है, 14 में से 4 जाएंगे तो 10 बचेगा। अब बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। यही आपका जवाब है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। ये आपका पार्ट 2 था। इसके बाद मूव करते हैं 3 की तरफ। जी, थर्ड पार्ट है आपके सामने। तो पहले 4 है, 4 एज इट इज रहेगा। x है तो x की वैल्यू आएगी, देख लेते हैं जी x की वैल्यू क्या दी हुई है उन्होंने हमें, 1 -1 -2 और +2। पहले है 1, फिर है -1, फिर -2 है और फिर +2 है। x की वैल्यू आ गई माइनस, फिर z की वैल्यू है, उसको भी देख लेते हैं हम। तो z की है 3 0 0 और -2, तो 3 0 फिर 0 और देन -2 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि 4 है, पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में फिर हम प्लस माइनस करेंगे। तो 4 जब मल्टीप्लाई होगा, 4 हर एक से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4 माइनस 4 1 ये भी 4 हो जाएगा, माइनस 4 2 8, देन अगेन 4 2 8, तो 4 सबसे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस देन 3 0 0 और -2 आ गया। अब चूंकि ये दोनों माइनस हो रहे हैं, माइनस का तरीका आपको पता है कि पहली वैल्यू पहली में से ही माइनस होगी, तो 4 -3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड वैल्यू है -4, इसमें से माइनस होगा यहाँ की सेकंड वैल्यू 0, यहाँ पे -8
माइनस सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू 0। यहाँ पर फोर्थ वैल्यू 8 है माइनस, अच्छा ये वाला माइनस ना, ये वाला माइनस इसकी वजह से आया, ठीक है, क्योंकि ये माइनस हो रहे थे। और आगे जो वैल्यू है उसके साथ अलग से माइनस लिखा हुआ है, तो उसे मैं अभी ब्रैकेट में लिखूंगा -2। अब इसका बस जवाब हमने लिखना है यहाँ पर। अब देखिए 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, -1 -0, 0 तो कुछ भी हो, माइनस माइनस हो या प्लस हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 का, तो -8 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और 8 और 2 प्लस होकर 10 आ जाएगा आपके पास। ले जी, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको जो आंसर है वो वाज़िया नज़र आए। ये है आपका आंसर। कहीं पे इशू हो आप ज़रूर कमेंट किया करें, ना हो तब भी कमेंट करके बता दिया करें कि समझ आ गई है, और फिर वीडियो को शेयर कर दिया करें। चलें, यहाँ तक इसका पार्ट 3 हो गया था। मूव करते हैं फोर्थ की तरफ। जी, फोर्थ पार्ट है जी, इसमें भी वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स की, वाई की और जी की। तो पहले एक्स है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो हमें दी हुई है जी 1 -1 1 -1 -2 और देन +2। ये आ गया एक्स की वैल्यू, +2 एज इट इज। वाई की जगह पर आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये वाई की वैल्यू आ गई +3। जी की जगह पर आ जाएगा 3 0 और 0 -2। ले जी, सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनके साथ जो जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, पहले उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो रहा है तो 3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में फिर हम प्लस माइनस करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले के साथ तो कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा। प्लस, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो 2 हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 और 2 4 दा 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 दा 9, 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 और 3 2 दा 6, तो -6 आ गया। अब ये तीनों जमा हो रहे हैं, तो तीनों को हम इकट्ठे भी जमा कर सकते हैं, या फिर आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो, यानी कि पहले इन दो को करके जो जवाब आएगा फिर तीसरे को जमा कर लेना। लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, बेहतर है कि आप तीनों को इकट्ठा ही जमा कर लें, क्योंकि जमा तो कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है कि जो आपको पहली बार करना पड़ा है। तो जमा ही आप कर ही लेंगे तीनों को इकट्ठा। तो करना क्या है कि जैसे पहला एलिमेंट है इसका, इसका भी पहला एलिमेंट और इसका भी पहला एलिमेंट, तो ये तीनों जमा हो जाएंगे आपस में। तो पहले के अंदर पहला पहला जमा होगा सबका, तो इसका पहला एलिमेंट 1 है, प्लस इसका पहला एलिमेंट 2 है, और प्लस इसका पहला एलिमेंट 9 है। इस तरीके से अब दूसरे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे -1 है, यहाँ पर 4 है, +4, और प्लस यहाँ पर 0 है। तो सेकंड एलिमेंट सारे जमा हो गए। अब सारे थर्ड जमा करते हैं। यहाँ पे थर्ड -2 है, प्लस यहाँ पे थर्ड 6 था, और यहाँ पर 0 था, +0 हो गया। फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है तो +8 आ गया, और यहाँ पर 6 है। देखिए -6 है, बाहर क्या है प्लस, प्लस माइनस -6 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस इंटू -6। और आप जानते हैं कि प्लस माइनस हो गया, ये एट दी एंड बचना क्या है, -6 ही बचना है, तो आप डायरेक्ट -6 लिख लें। ठीक है, बाहर प्लस है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस ही हो माइनस ही हो जाता है, तो प्लस माइनस -6 आ जाएगा आपके पास। अब इनको आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। इन तीनों को देखें, 9 और 1 10, 10 + 2 12 हो जाएगा। 0 तो खत्म हो गया ना, 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा। 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचा, 4 में 0 जमा कर भी लेंगे तो 4 ही आएगा। इनको देखें, 8 और 2 10, 10 में से 6 गए तो 4 बच गया। लें जी, इस तरीके से आपने इस वाले को भी सोल्व कर लिया। इसी के साथ आपका इसका जो पार्ट 4 था वो हो चुका है। अब मूव करते हैं 5th की तरफ। जी, 5वां पार्ट है जी, इसमें भी एक्स वाई जी की वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम पहले।
तो x की जगह पर x की वैल्यू आएगी, वो देखनी पड़ेगी हमें। 1 -1 -2 और 2, 1 -1 फिर -2 और देन +2 आ गया, -4। y की वैल्यू भी देख लेते हैं, y की है जी 1 2 3 4, तो y की जगह पर आ गया 1 2 3 और 4 प्लस z की वैल्यू 3 0 0 -2, 3 0 0 और देन -2 आ गया। वही बात यहाँ पे, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले हमें 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इन सबको इकट्ठे ही हम जमा कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 -1 भी एज इट इज़, -2 भी एज इट इज़ और +2 भी एज इट इज़। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप सिर्फ 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 4 के साथ माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आप माइनस को भी कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बेहतर है कि आप सिर्फ 4 को ही करें, माइनस ऐसे ही रहने दें, इसको अगले स्टेप में हमने अलग से डील कर लेना है। तो 4 1 दा 4 हो गया, 4 2 दा 8 हो गया, 4 3 दा 12 हो गया और 4 से मल्टीप्लाई हो गया 16 हो गया, प्लस इसको भी कुछ नहीं किया तो ये भी एज इट इज ही आ जाएगा अभी। अब ये देखें कि तीनों आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, तो तीनों को इकट्ठे से हम आपस में प्लस माइनस कर लेंगे। जैसे कि ये पहला एलिमेंट है 1, तो यहाँ से आ गया 1। अब आगे देख रहे हैं ना दरमियान में माइनस है, तो मतलब अब सेकंड वाले को मैं माइनस करूंगा, तो पहला एलिमेंट 1 आ गया, माइनस ये वाला आ गया और इसका पहला एलिमेंट है 4। ठीक है, अब आगे प्लस है तो हम भी प्लस लगाएंगे और इसका पहला एलिमेंट 3 है तो हम भी 3 लिख देंगे। अब सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट है -1, तो -1 आ गया, फिर दरमियान में माइनस है तो हम भी यहाँ पे माइनस लगाएंगे। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 8 है तो 8 आ जाएगा और आगे प्लस है दरमियान में, हम भी प्लस लगाएंगे और यहाँ का सेकंड एलिमेंट 0 है तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थर्ड एलिमेंट -2 है, माइनस ये वाला आ गया और यहाँ पर थर्ड एलिमेंट 12 है तो 12 आ जाएगा। उसके बाद देखें थर्ड एलिमेंट ये 0 है तो +0 आ जाएगा। अब बारी है फोर्थ एलिमेंट की, यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट 2 है तो 2 आएगा। अब आगे माइनस है तो माइनस आएगा और यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट 16 है तो 16 आ जाएगा। आगे देखिए प्लस है तो प्लस आएगा और फोर्थ एलिमेंट यहाँ पर है -2 तो -2 आ जाएगा। अब इन सबको प्लस माइनस करें, 1 -4 करेंगे -3 बचेगा, -3 और +3 आपस में प्लस माइनस हो गए 0 बच जाएगा। यहाँ पर -1 है, -8 है, दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, अलामत माइनस रहेगी। 8 और 1 9 हो गए। अब जीरो का फर्क नहीं पड़ता प्लस हो या माइनस हो, तो सिर्फ क्या आ गया 9 आ गया, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस की थी। अब यहाँ पर भी दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस रहती है। 12 और 2 14 हो गए। अब इन तीनों को देखें, यहाँ पर ये देखें ये +2 है और ये क्या है -2, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही बचेगा, तो +2 इस -2 से कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा -16 बचेगा। तो आप काटे ना, बस यूं जेन में रख लें और -16 आ गया आपके पास। इसी के साथ आपका ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये इसका पार्ट 5 था। इसके बाद मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी 6 पार्ट है, इसमें z -z है, तो पहले z है, हम z की वैल्यू लिखेंगे। अब z की वैल्यू ऊपर से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से देखिए कि ये भी z की ही वैल्यू लिखी थी, तो मैं यहीं से देख के लिख लेता हूँ। 3 0 0 और देन -2 आ गया, फिर माइनस फिर z है तो दोबारा से यही वाली वैल्यू आ जाएगी, 3 0 0 और देन -2 आ गया। माइनस हो रहे हैं तो हर एक आपस में माइनस हो जाएगा। पहले वाला पहले में से माइनस होगा तो 3 -3, दूसरा एलिमेंट 0 है, ये दरमियान वाला माइनस आ गया और यहाँ से भी दूसरा एलिमेंट 0 आ गया। थर्ड एलिमेंट भी 0 है, माइनस यहाँ पर भी थर्ड एलिमेंट 0 है तो 0 आएगा। फोर्थ एलिमेंट देखें यहाँ पर -2 है और दरमियान में माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा और यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट वो भी -2 है, तो इसे ब्रैकेट में लिखूंगा ताकि बाहर वाला माइनस हो इसका माइनस अलग अलग ही नजर आए। उसके बाद आप देख लें 3 -3 0, 0 -0 0, ये भी 0, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो -2 +2 बचेगा।
और ये भी आपस में माइनस होके जीरो ही बन जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो यूं आएगा, जीरो जीरो, ये भी जीरो, ये आपस में प्लस माइनस हो गए तो ये भी जीरो आ जाएगा आपके पास। नहीं जी, इस तरीके से आपने इसका भी आंसर निकाल लिया। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। और आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये कंप्लीट हो गया इसके साथ सारे का सारा। कहीं पे इशू हो आप जरूर कमेंट करें, ना हो तब भी बता दें। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वो कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ये जो सवाल है ना, ये तकरीबन आप पहले कर चुके हैं अपनी पहले वाली एक्सरसाइजेज में। उसके अंदर आपने एक सवाल किया था कि किसी मैट्रिक्स जैसे कि यहाँ पे P है, आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना होता था। वही जो नेगेटिव है उसी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। सेम चीज है दोनों में। नेगेटिव में क्या करते थे, अलामतें बदलते थे। एडिटिव इनवर्स में भी हम क्या करेंगे, अलामतें ही बदलेंगे। ठीक है। तो बेसिकली एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जिसको जमा करने पे आंसर आपका जीरो आ जाए। मिसाल के तौर पर 2 है ना, 2 में मैं ऐसा क्या जमा करूं कि आंसर जीरो आ जाए। तो 2 में मैं जमा करूंगा -2, मतलब -2 प्लस माइनस -2 ही हो जाएगा, और 2 - 2 क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स ऐसी रकम होती है जिसके अंदर अलामतें बदल दी जाती हैं। अब सेम यही बात मैट्रिक्स के लिए। तो चूंकि मुझे P का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं P की सारी अलामतें बदल दूंगा। तो उस अलामतें बदलने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने वही चीज लिख दी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ P इज -P। P का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -P होगा। अब -P कैसे बनेगा, जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने लिख दिया 100 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इनको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो P माइनस से मल्टीप्लाई हो गया -P हो जाएगा। और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले मैं माइनस लिख देता हूँ, बाद में अगले स्टेप में इसे माइनस से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। तो -5 डिवाइड 5 और नीचे आ गया 7। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो अलामतें बदल देगा। ये +5 था तो ये -5 हो जाएगा। ये -7 था तो +7 हो जाएगा। लीजिए, आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। उम्मीद है आप समझ चुके हैं। ये इसका पार्ट 1 था। मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। जी, पार्ट 2 है। इसमें भी वही काम करेंगे। चूंकि एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने लिख दिया है एडिटिव इनवर्स ऑफ Q इज -Q, सो मल्टीप्लाई बाय -1। अब इनको -1 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो -Q, और इससे भी हम माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे 9 को और -3 को। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो अलामतें बदल देगा। ये +9 है तो -9 हो जाएगा। ये -3 है तो +3 हो जाएगा। इसी के साथ आपने अपना एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। ये इसका पार्ट 2 था। मूव करते हैं 3 की तरफ। जी, थर्ड पार्ट है जी। इसमें भी हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना था, तो हमने लिख दिया कि एडिटिव इनवर्स ऑफ R इज -R। सो -R कैसे आएगा, इनको माइनस से मल्टीप्लाई करवा के। तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा -R, और ये सारी वैल्यू भी माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो बाहर माइनस आ गया। अंदर सारी वैल्यू मैं फिलहाल एज इट इज लिख रहा हूँ। अगले स्टेप में हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो सबके अलामतें बदल देगा। +2 था तो -2 हो गया, -1 था तो +1 हो गया, -2 था तो +2 हो गया, और +3 था तो -3 हो गया। ले जी, आपके पास आपका एडिटिव इनवर्स आ चुका है। तो ये इसका पार्ट 3 था। मूव करते हैं 4 की तरफ। जी, फोर्थ पार्ट है। इसमें भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करना था, तो उसके लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -S, और इसकी वैल्यू भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 0 0 1 फिलहाल एज इट इज माइनस मैंने ये बाहर लिख दिया। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो अलामतें बदल देगा। 1 प्लस क्या है तो माइनस का हो जाएगा। 0 के साथ प्लस माइनस लिखना जरूरी नहीं होता, तो 0 ही रहेगा, ये 0 भी 0 ही रहेगा। अब ये 1 प्लस क्या है तो ये -1 हो जाएगा। इसी के साथ आपने इसका फोर्थ पार्ट भी कर लिया, और आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है जी, इफ अगर A, B और C इन तीनों की वैल्यूज आपको दे दी हुई हैं, देन वेरीफाई दी फॉलोइंग। तो आपने अपने इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करना। वेरीफाई करने का मतलब क्या है, क्या आप देख सकते हैं कि दरमियान में इक्वल का साइन है, तो बाकी साइडों पे वैल्यूज लिखी हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे, राइट साइड को सोल्व करेंगे, और दोनों का आंसर सेम अगर आ गया तो हम उसे वेरीफाई कर देंगे कि ये बिल्कुल ठीक है।
तो मैंने पार्ट 1 लिख दिया हुआ है, ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। तो पहले मैं लेफ्ट साइड को सोल्व करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, और वो है जी a प्लस बी। अब इसमें वैल्यूज लिख देते हैं, a की जगह पर a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास है 2 3 -3 और 2, प्लस आगे b है तो b की वैल्यू आएगी 3 4 5 और 6। अब इनको जमा कर देते हैं। जमा करने का तरीका आप सीख चुके हैं, पहला एलिमेंट पहले के साथ, तो यहाँ पर पहला 2 है प्लस यहाँ पर पहला 3 है, देन सेकंड के साथ सेकंड 3 है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 4 है, और यहाँ पे थर्ड -3 है, और यहाँ पर तीसरे नंबर पे 5 है, और यहाँ पे चौथा एलिमेंट 2 है, प्लस यहाँ पर चौथा एलिमेंट 6 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 + 3 5। इनको ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये 5 है, 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 6 + 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ले जी, ये आपके पास आई है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब बारी है इसकी राइट हैंड साइड की, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, और वो क्या थी b + a, तो यहाँ पर आ जाएगा b + a। अब जैसा कि पहले b है तो हम b की वैल्यू लिख देंगे, b की वैल्यू उन्होंने दी है जी 3 4 5 6, b की जगह पे आ गया 3 4 5 और 6 आ गया, प्लस अब a की वैल्यू लिखते हैं हम, a की वैल्यू दी हुई है हमें 2 3 3 2 2 3 -3 और 2। अब इनको जमा करते हैं, सेम वही तरीका पहले के अंदर, पहला एलिमेंट यहाँ पर पहला एलिमेंट 3 था, प्लस यहाँ पर पहला एलिमेंट 2 था, देन सेकंड में यहाँ पर सेकंड 4 है, यहाँ पर सेकंड 3 है, यहाँ पर थर्ड 5 है, प्लस यहाँ पे थर्ड -3 है, यहाँ पर फोर्थ 6 है, प्लस यहाँ पर फोर्थ 2 है, चौथा एलिमेंट। अब इनको प्लस माइनस कर लें आप, देखिए 3 + 2 5 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, 6 + 2 8 होता है। अब आप देखें क्या आपकी लेफ्ट साइड में आया था 5 7 2 8, यहाँ पर भी वही आया 5 7 2 8, तो सेम आ गया आंसर। तो आप नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव, लिहाजा साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो मतलब क्या साबित हो कर दिया हमने कि ये दोनों आपस में भी बराबर है। ये आपका पार्ट 1 था क्वेश्चन नंबर 4 का। उम्मीद है आप समझ चुके हैं, बहुत सिंपल था। इसके बाद मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। जी, ये इसका पार्ट 2 आ गया। इसकी भी हम लेफ्ट साइड लेंगे और राइट साइड लेंगे और देखते हैं जवाब बराबर आता है कि नहीं आता। तो पहले मैं इसकी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + b ब्रैकेट प्लस c। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज पुट करें। तो जैसे कि पहले ब्रैकेट, आप भी ब्रैकेट लगाएं, आपने भी ब्रैकेट लगा दी, आगे a है तो a की वैल्यू पुट कर दें। a की जगह पर है 2 3 3 2 2 3 -3 और देन 2 आ गया, ये a की वैल्यू आ गई। प्लस b है तो प्लस b की जगह पर आप भी b लिखेंगे, b की वैल्यू है 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। ले जी, जैसे सवाल में था सेम वैसे आगे ब्रैकेट क्लोज हो रही है तो हम भी क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, प्लस c। अब c की वैल्यू लिखते हैं 1 - 2 0 और 5। आप वैसे इसे स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते थे कि पहले आप ब्रैकेट वाली फाइंड करें, जो जवाब आएगा उसमें सी को जमा कर दें, वो भी ठीक है। लेकिन मुझे ये ज़्यादा सिंपल लगा कि इसमें शायद बच्चे जल्दी समझ पाएंगे, तो मैं फिर इसी के मुताबिक करवा रहा हूँ। अब ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि पहले आपने ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर ये दो रकमें जमा हो रही हैं, तो इन दोनों को हम जमा करेंगे। अब जमा करेंगे कैसे करेंगे, पहले के अंदर पहला जमा हो जाएगा तो 2 + 3 हो गया, दूसरे के अंदर दूसरा यहाँ पर 3 है, प्लस यहाँ पर 4 आ गया, तीसरा यहाँ पर -3 था और यहाँ पर 5 था, +5।
चौथा यहाँ पर 2 था और प्लस यहाँ पर 6 था। अब देखिए ये जमा हो चुके हैं ना, हमने जमा कर लिया। अब ब्रैकेट आपको लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब ब्रैकेट आप नहीं लगाएंगे, सिंपल रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब था कि पहले इनको सोल्व करें, इनको जमा करें, तो वो हमने जमा कर दिया है, तो अब वो हल हो गया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को दोबारा नहीं लिखना आपने। 1 -2 0 और 5 आ गया। अब ये मजीद जमा हो सकते हैं, तो इनको जमा कर देते हैं हम पहले। 2 + 3 करेंगे तो 5 हो गया, 4 + 3 करेंगे तो 7, 5 - 3 करेंगे तो 2 और 6 + 2 करेंगे तो 8 आ गया। प्लस ये वाली वैल्यू आ गई 1 - 2 0 और 5। अब चूंकि ये दोनों जमा हो रहे हैं तो दोनों को जमा करेंगे। पहले के अंदर पहला जमा होगा, पहला 5 है प्लस यहाँ पर 1 है, सेकंड 7 प्लस यहाँ पर -2 आ गया। आप सिंपल -2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। अच्छा आगे देखिए, यहाँ पे थर्ड में 2 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे थर्ड में 0 है। देन आ गया फोर्थ वाला 8, यहाँ पे चौथे नंबर पे 5 है तो 5 आ गया। इनको जमा करें, 5 + 1 6, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेगा, 2 में 0 जमा होगा तो 2 ही आ जाएगा। 8 और 5 इनको जमा करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा, 13। ले जी, ये आपके पास आपकी आई है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब बारी है हमारी राइट हैंड साइड की, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और वो है क्या थी, उसमें था a प्लस फिर ब्रैकेट में b + c है। ये थी हमारी राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं a प्लस ब्रैकेट में b + c था, तो वो आ गया। अब इनको भी करते हैं सोल्व। पहले जैसा कि जैसे जैसे लिखा हुआ है ना, बिल्कुल एज इट इज आपने वैल्यूज लिख देनी है। पहले a है तो a की वैल्यू आएगी, a की देख लेते हैं, 2 3 3 2, 2 3 -3 और 2 आ गया, प्लस अब ब्रैकेट है, आप भी ब्रैकेट लगाएं। b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू है जी 3 4 5 6, b की जगह पर आ गया 3 4 5 और 6, ये b की वैल्यू आ गई है, तो ब्रैकेट में क्लोज करेंगे हम इसे इस तरीके से। ले, प्लस आगे c की वैल्यू आएगी, यहाँ पर c लिखा ना ऊपर, तो c की वैल्यू आएगी, और c की वैल्यू हमारे पास है 1 -2 0 और 5, 1 -2 0 और देन 5 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी क्लोज हो रही है, इधर भी क्लोज करेंगे। अब पहले हमने ब्रैकेट वाले हिस्से को सोल्व करना है, तो इसलिए फिलहाल ये वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, 2 3 -3 और 2। इसका तो फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, बारी है इसकी। अब ब्रैकेट में ये दोनों के दरमियान में जमा है तो जमा करेंगे। जमा का तरीकेकार है कि हर एक आपस में जमा हो जाएगा। 3 में जमा होगा 1, 4 में जमा होगा -2, तो 4 में जमा होगा -2 इस तरीके से। 5 में जमा होगा 0 और 6 में जमा होगा 5, 6 + 5। यहाँ पर जो है 2 3 -3 और 2 एज इट इज रह गया, प्लस इनको जमा करें, 3 + 1 4 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 4 -2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 + 0 5 और 6 और 5 को जमा करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में जमा हो रहे हैं, इनको अब आपस में हम जमा कर लेते हैं। 2 और 4 जमा हो जाएगा, सेकंड में यहाँ पे 3 है, प्लस यहाँ पर सेकंड में 2 है तो 2 आ गया। थर्ड नंबर पे 3 है, यहाँ पे तीसरा नंबर है 5 का, 5 आ गया। फोर्थ पे लिखा हुआ है 2 और प्लस यहाँ पर फोर्थ में 11 है तो 11 आ गया। तो आमने सामने वाले कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जमा हो गए। 4 + 2 करेंगे तो 6 आ गया, इनको जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 11 और 2 को जमा करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या लेफ्ट और राइट बराबर आई। यहाँ पर है 6 5 2 3 और यहाँ पर आया 6 5 2 13, इधर भी 13 ही था, सेम आ गया जवाब। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव, लिहाजा प्रूव हुआ। क्या प्रूव हुआ
कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है हमारी राइट हैंड साइड के। चले, उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। यहाँ तक आपका ये पार्ट 2 था। अब मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। लें जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। इसमें भी हम इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को सोल्व करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वो है हमारे पास ब्रैकेट 2a प्लस बी और देन प्लस सी। ये लेफ्ट हैंड साइड थी ये सारी, ये हमने लिख ली। अब इसको सोल्व करते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे वैसे पहले तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट 2 है तो 2 आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है a, तो a की वैल्यू आएगी 2, 3 -3 और देन 2 प्लस b की जगह पर आ जाएगा 3, 4, 5 और 6। फिर देखिए b के बाद ब्रैकेट क्लोज है तो आप भी क्लोज कर दें। प्लस c है तो फिर अब c की वैल्यू आ जाएगी 1, -2, 0 और 5। सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सोल्व करनी है और ब्रैकेट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि पहले 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में फिर इनको आपस में जमा करेंगे हम। तो ब्रैकेट एज इट इज रहेगी, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा सबके साथ। तो 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, 2 3 दा 6 हो गया, फिर 2 3 दा 6 -6 आ जाएगा और 2 2 दा 4 आ गया। ये तो किया 2 को मल्टीप्लाई, बाकी सारी रकमें एज इट इज, क्योंकि उनके साथ तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया तो इसको यहीं से ही हम कॉपी करके लिख देते हैं। बाकी सब एज इट इज। अब ये चूंकि आपस में जमा हो रहे हैं तो हर एक रकम आपस में जमा हो जाएगी। पहली वाली पहली में, जैसा कि यहाँ पे पहली 4 है प्लस दूसरे वाले में 3 है, देन 6 है और 6 के यहाँ पर 4 है, थर्ड में यहाँ पर 6 है और थर्ड में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है और प्लस यहाँ पर 6 है। ठीक है, इनको जमा किया, इसके साथ कुछ नहीं किया तो ये तो एज इट इज आ जाएगी 1 -2 0 और 5। अच्छा, अब चूंकि जमा कर दिया हुआ है और कुछ काम बचा नहीं है ब्रैकेट के अंदर करने वाला, तो अब ब्रैकेट लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब इनको जमा करते हैं। 4 + 3 7, 6 + 4 10, इनको माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा और 6 + 4 करे हुए तो 10 आ जाएगा, प्लस 1 -2 0 और देन 5 आ गया। अब ये आपस में जमा होंगे। तो पहले वाले को पहले के साथ, जैसा कि यहाँ पे पहली 7 है प्लस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पहली 10 है प्लस यहाँ पर, बल्कि दूसरी 10 है, यहाँ पर दूसरी -2 है, यहाँ पर तीसरी -1 है और यहाँ पर तीसरी +0 है, चौथे नंबर पे 10 है और प्लस यहाँ पर चौथे नंबर पर 5 है। अब इन्हें करते हैं हम आपस में प्लस माइनस। तो 7 + 1 करेंगे तो 8 आ गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस ही होगा और 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा। 0 प्लस माइनस हो फर्क नहीं पड़ता तो -1 आ जाएगा। इनको जमा करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15। ये तो आपने कर ली अपनी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व। अब बारी है इसकी राइट हैंड साइड की। ये है 2a + bc। ठीक है, तो लिखते हैं जी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2a प्लस ब्रैकेट में आएगा b और c। अब मैं इन तीनों की वैल्यूज भी लिखता हूँ। जैसे कि पहले 2 है तो 2 एज इट इज रहेगा, आगे a है तो a की वैल्यू लिख देते हैं हम। a की वैल्यू हमारे पास है 2 3 3 2, 2 3 -3 और 2 आ गया, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट है तो हम भी ब्रैकेट लगाएंगे। b की वैल्यू हमारे पास तो जो गिवन है तो देख ही लेते हैं क्या है। b की वैल्यू है 3 4 5 6 और c की है 1 -2 0 और 5। तो b की जगह पर आ गया 3 4 5 और 6 ब्रैकेट क्लोज, प्लस आगे c है तो हम भी c की वैल्यू लिख देंगे। वो है 1 -2 और 0 5, 1 -2 0 और 5। ये c था, c की जगह पर c की वैल्यू आ गई। आगे ब्रैकेट क्लोज है तो हम भी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे।
अब इनको सोल्व करते हैं तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई क्योंकि ये अलग वैल्यू होगी ना। ब्रैकेट आप देख सकते हैं कि इन दोनों के गिर्द है, तो ब्रैकेट वाला भी सोल्व कर लेंगे, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जो है उसको भी साथ साथ ही आप कर ले। 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 3 द -6 एंड देन 2 टू द 4 हो गया, प्लस ब्रैकेट क्लोज। जमा करेंगे, पहली वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, प्लस यहाँ से 1 आ गई, दूसरी वैल्यू यहाँ से 4 आ गई और यहाँ से -2 आ गई। डायरेक्ट -2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यूं भी लिख सकते हैं, क्योंकि दरमियान में चूंकि प्लस है तो आप प्लस लगाए और ये वाली वैल्यू लिखते हैं ब्रैकेट में -2। देन आ गया +5 और +0, तीसरे नंबर पे यहाँ पे 0 है, प्लस और यहाँ पर 5 है। नहीं जी, अब चूंकि जमा कर दिया है, अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये रहा 4 6 -6 और 4 प्लस 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा। ये देखिए प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बच गया, और 0 प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से भी हमारे पास 5 आ गया। अब ये दोनों आपस में जमा हो रहे हैं, तो अब इनको आपस में जमा करेंगे तो पहला एलिमेंट 4 प्लस यहाँ से पहला एलिमेंट 4 आ गया, सेकंड एलिमेंट 6 और यहाँ से सेकंड एलिमेंट 2 आ गया, थर्ड एलिमेंट यहाँ से -6 आ गया और यहाँ से भी 5 आ गया, फोर्थ एलिमेंट यहाँ से 4 है और यहाँ से 5 है। चलें अब इनको ऐड करते हैं, 4 + 4 8 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, इनको प्लस माइनस करेंगे तो -1 आएगा, इनको प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड में भी ये जो आया था 8 8 और -9 -1 और 9, यहाँ पर देखिए 8 8 -1 और 15 आया था यहाँ पर, और मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 9, तो कहीं मिस्टेक हो सकता है हमने की हो, एक बार वेरीफाई कर लें कि हमने सारी वैल्यूज तो ठीक लिखी है ना। बी की वैल्यू देखनी पड़ेगी, बी की वैल्यू थी 3 4 5 और 6 थी, हमने यहाँ पे लिख दिया 0, तो 6 है तो 6 ही आना चाहिए यहाँ पर। फिर तो फोर्थ नंबर पे 6 है तो इधर 6 आएगा, 6 + 5 करेंगे तो 11 होगा, यहाँ पे आ गया 11, तो यहाँ पर मतलब ये 4 आ गए यहाँ से और यहाँ से आ गया 11, इनको जमा किया तो 15 हो गया। अब देखिए सेम हो गया, 8 8 -1 और 15, यहाँ पर भी 8 8 -1 और 15, तो लिहाजा मैं ये बात कर सकता हूँ कि मेरी जो हैंस प्रूफ, लिहाजा वह हैंस प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है हमारी राइट हैंड साइड के साथ, और यही आपका जवाब है, यही आपने प्रूफ करना था। ये इसका पार्ट 3 है, इसके बाद मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। जी फोर्थ पार्ट है आपके सामने, इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट a + b, जैसे यहाँ पर लिखा है उसी के अकॉर्डिंगली हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे कि 3 है तो 3 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट पहले a लिखा हुआ है तो हम a की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है 2 3 -3 और 2, 2 3 -3 और फिर 2 आ गया, प्लस आगे b है तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 4 5 6, 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर ये प्लस हो रहे हैं तो इनको प्लस कर देते हैं। जमा करने का तरीका आपको पता है कि पहले के अंदर पहली जमा होती है तो 2 में 3 जमा हो जाएगा, यहाँ पर दूसरी वैल्यू 3 है और यहाँ पर 4 है तो 3 और 4 जमा हो जाएगा, यहाँ से -3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ पे 6 है, तो आमने सामने वाली वैल्यू जमा हो गई। 3 + 2 5 हो गया, 3 + 4 7 हो गया, इनको माइनस किया तो 2 आ गया और इनको प्लस किया तो 8 आ गया। अब ये जो 3 है ये अब अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 हो जाएगा,
दो 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा और 8 3 24। ले जी, यहाँ तक आपकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गया। अब बारी है इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करने की। तो वो पहले हम लिखेंगे कि राइट हैंड साइड है क्या। वो है 3a प्लस 3b। तो वो है हमारे पास 3a प्लस 3b। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज लिख लेते हैं। तो 3 तो एज इट इज रहेगा, पहले a है तो a की वैल्यू हमारे पास है 2 3 3 2 2 3, फिर -3 और 2 आ गया, प्लस फिर 3 है तो 3 रहेगा। b की वैल्यू है 3 4 5 6, 3 4 5 6 जी, यही है। अब जैसा कि 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 टू द 6, 3 3 द 9, 3 3 द 9 माइनस के 9 आ जाएगा और 3 टू द 6 हो जाएगा ये भी, प्लस ये 3 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15 और 3 6 द 18 हो जाएगा। अब ये सारी आपस में प्लस हो रही हैं, इनको प्लस करते जाएं। पहली वैल्यू 6 प्लस यहाँ से आगे 9, दूसरी में यहाँ पे 9 है प्लस यहाँ पर 12 है, तीसरी में यहाँ पर 9 है और वहाँ पर 15 है, -9 और 15 आ गया। फिर चौथी में यहाँ पे 6 है और वहाँ पर 18 है। 6 और 9 जमा हो गए 15 हो जाएंगे, 12 और 9 जमा होंगे तो 21 आएगा, इनको माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा जी, और इनको जमा करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। अब देखते हैं कि जवाब सेम आया हमारे पास, 15 21 6 और 24, 15 21 6 और 24 सेम जवाब आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव। तो लिहाजा ये साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद है कि ये सारा कुछ आप समझे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें वो कहता है कि अगर ए की वैल्यू आपके पास ये है, बी की वैल्यू ये है, तो आपने ये बताना है शो डैट कि बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, और फिर आपने ये शो करना है कि ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, कि बी क्या है ए का एडिटिव इनवर्स है और ए क्या है बी का एडिटिव इनवर्स है। तो ये दो बातें हमने प्रूव करनी है। तो पहले एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझिए। मान लें कि आपके पास कोई नंबर है 2, एडिटिव इनवर्स वो होता है ऐसा नंबर आप इसके अंदर जमा करें जिसको जमा करने के बाद जो आपके आ जाए 0 आ जाए। अब इसके अंदर मैं ऐसा नंबर जमा करता हूँ, वो नंबर क्या होगा, -2 होगा। तो मैंने -2 इसमें जमा किया तो जो आपके आ गया 0 आ गया। तो -2 फिर इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान ले मेरे पास नंबर है -2 और मैं कहता हूँ कि इस -2 के अंदर मैं ऐसा क्या जमा करूं कि जवाब 0 आए, तो वो जमा 2 होगा। इसमें +2 करूंगा तो जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब वो रकम जिसको आप जमा कर रहे होते हैं, जिस उसको जमा करने के बाद अगर जवाब 0 आ जाए तो उस रकम को हम कहेंगे वो एडिटिव इनवर्स है। किसका, जिसके अंदर उससे जमा किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर 2 एडिटिव इनवर्स है किसका, -2 का, और यहाँ पर -2 किसका एडिटिव इनवर्स है, 2 का। ठीक है। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि b क्या है, a का एडिटिव इनवर्स है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a के अंदर b को जमा करना पड़ेगा। और अगर जवाब 0 आ गया, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स आया जिसके अंदर 0 आ जाए, तो मतलब b क्या होगा, फिर a का एडिटिव इनवर्स होगा। ये पहली बात होगी। अगर मुझे ये साबित करना है कि a है b का एडिटिव इनवर्स, तो फिर मुझे b के अंदर a को जमा करना पड़ेगा। अगर जवाब नल मैट्रिक्स आ गया तो मतलब a फिर क्या है, b का एडिटिव इनवर्स है। तो जिसको आपने एडिटिव इनवर्स शो करना है कि ये है एडिटिव इनवर्स, तो वो बेसिकली जमा हो रही होती है, सेकंड वैल्यू होती है वो। उम्मीद है आप समझे होंगे। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले मुझे चूंकि ये प्रूव करना है कि b क्या है, a का एडिटिव इनवर्स है, तो मैं a के अंदर क्या करूंगा, b जमा करके देखूंगा। उसी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, a और b को जमा कर रहा हूँ। a और b को जमा करूंगा, देखता हूँ कि जवाब क्या आता है। तो पहले मुझे a और b को जमा करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस b। तो पहले चूंकि a है तो मैं a की वैल्यू लिख देता हूँ, 5 6 7 -2, 5 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6 7 -2, 2 6
और देन फिर बी है तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5, -6 और -7 और +2। इनको अब हम जमा कर देते हैं। तो आपको पता है कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जमा होती है, मतलब पहली यहाँ पर 5 है, इसके अंदर जमा हो गई, जो यहाँ पर पहली है वो -5 है। फिर सेकंड वैल्यू 6 है, यहाँ पर सेकंड वैल्यू -6 है। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 7 है और यहाँ पर सॉरी ये थर्ड वैल्यूज है, यहाँ पर थर्ड वैल्यू -7 है। यहाँ से फोर्थ आ गई -2 और यहाँ से फोर्थ आ गई +2। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 5 जाएंगे तो 0 बचेगा। ये भी प्लस माइनस -6 0 बचेगा। +-7 0 बच गया। इनको प्लस माइनस किया तो 0 आ गया। नहीं जी, ये आपके पास आ गया ए और बी, और जवाब क्या आया? 0 आया, मतलब कि नल मैट्रिक्स आया। मैं ये बात कर सकता हूँ कि मैंने ए और बी को जमा किया तो जवाब क्या आ गया? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिहाजा मैं ये बात कर सकता हूँ कि बी क्या है? ए का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, इसी बात को हम लिख देते हैं कि B इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, कि B क्या है? ए का एडिटिव इनवर्स है। ये तो पहली बात प्रूव होगी जो उन्होंने कही थी। अब हमें सेकंड बात प्रूव करनी है, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि ए भी क्या है? B का एडिटिव इनवर्स है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? B के अंदर ए को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया ऐड B एंड ए। B और ए को अब हम जमा करेंगे तो B प्लस ए। तो पहले चूंकि b है तो b की वैल्यू हम लिखेंगे, वो हमारे पास ये है -5 -6 -7 और 2। -5 -6 -7 और 2, ये आगे b की वैल्यू प्लस। अब a की वैल्यू, a भी सेम है, बस अलामतें डिफरेंट है। यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +6 है, +7 और -2 है। अब जमा करते हैं सबको। तो पहली वैल्यू यहाँ से -5, इसके अंदर जमा होगी, यहाँ से पहली वैल्यू वो 5 है। सेकंड वैल्यू यहाँ पर -6 है और यहाँ पे +6 है। यहाँ से -7, इसके अंदर जमा होगा, यहाँ से +7, यहाँ से +2, इसमें जमा होगा, यहाँ से -2। अब ये देखिए -5 +5 प्लस माइनस हो गया, 0 बचा, प्लस माइनस हो गया, ये भी 0 बच गया, ये भी 0 हो गया, और प्लस माइनस -2 तो ये भी 0 बच गया। अब अगेन क्या हुआ कि आपने बी के अंदर ए को जमा किया और जवाब क्या आ गया? नल मैट्रिक्स। जब भी ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्या है? बी का एडिटिव इनवर्स है। इसी बात को हम लिख देते हैं कि ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। लिहाजा साबित हो गया, जो उन्होंने कहा था सारा हमने सोल्व कर लिया। उम्मीद है समझ चुके होंगे, बहुत आसान था। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें वो कहता है कि इफ अगर ए की वैल्यू दे दी है, बी की वैल्यू दे दी है, तो आपने वेरीफाई क्या करना है? ये सारी वैल्यू को वेरीफाई करना है। इसके भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसे सोल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, दोनों का जवाब सेम आ जाएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी का ट्रांसपोज, पूरी वैल्यू का ट्रांसपोज है। करते हैं सबसे पहले ना ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा सोल्व कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है ना a प्लस बी, पहले हम इनको जमा कर लेते हैं, फिर जो जवाब आएगा उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। अगर यहाँ पे सारा कुछ इकट्ठा करेंगे ना तो वो बहुत फैल जाएगा काम, और वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसे हैंडल करना। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम यहाँ पर। पहले मैं a प्लस बी कर लेता हूँ जो ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a प्लस बी। तो पहले a है तो a की वैल्यू आ गई 6 -2 0 और 3, प्लस फिर b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 -1 3 और 0। दोनों को जमा करना है, तो जमा करना आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि 6 में जमा होगा 8, -2 यहाँ से आ गया, ये वाला प्लस आया इधर, और आगे वाली वैल्यू -1 है तो उसे ब्रैकेट में लिखूंगा ताकि उसका माइनस भी रहे। अब यहाँ से आ गया 0 प्लस, और यहाँ से आ गया 3, यहाँ से 3 आ गया, और यहाँ पर फोर्थ पे 0 लिखा तो 0 आ गया।
चलिए इनको जमा करते हैं, तो जमा करके आ जाएगा 14। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस ही होगा, और जब दोनों रकमें माइनस में हो तो करते जमा लेकिन अलामत माइनस रहती है। 2 और 1 3 हो जाएगा लेकिन अलामत माइनस आएगी। अब 0 जमा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 3 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर भी 3 एज इट इज आ जाएगा। अब ये आपके पास आ गया a प्लस बी जो ब्रैकेट के अंदर था। अभी आप देख सकते लिखा हुआ है a प्लस बी का ट्रांसपोज लेना आपने, तो अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम। तो a प्लस बी का अब हमें लेना है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे ये एक रो है, इसे मैं कॉलम बना के लिख दूंगा इस तरीके से 14, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3। इसी तरीके से इसको देख लें, ये रो है, इसे कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 आ गया, और यहाँ पर भी 3 आ गया। लें जी, ये आपके पास आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व, और वो मैं यहीं पर ही कर देता हूँ ताकि आमने सामने रहे। आप तो एक दूसरे के नीचे ही करेंगे, मैं यहाँ पे सामने कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसकी ये वाली राइट हैंड साइड लिख ली, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज लेना है हमने, फिर बी का ट्रांसपोज लेना है, और फिर इनको क्या कर देना है, जमा कर देना है। तो पहले 1 बाय 1 ये दोनों ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, फिर इसको जमा कर लेंगे। तो जैसे कि पहले ए है, तो मैं ए की पहले वैल्यू लिख लेता हूँ, बाद में फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 6 -2 0 और 3। अब इसका ले लेते हैं हम ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को कॉलम में, ये रो है, ये सारे ये कॉलम बन जाएगा 6 और -2 इस तरीके से। इसी तरीके से ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा 0 और 3। ये का ट्रांसपोज आ गया। अब बी का फाइंड करते हैं। तो पहले तो बी की वैल्यू हम लिख लेते हैं कि बी किसके बराबर है, 8 -1 3 और 0, 8 -1 3 और 0। अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज, रोज कॉलम में कन्वर्ट होंगे, तो ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से ये नीचे वाली रो है तो ये भी कॉलम बन जाएगा 3 और 0। बी का ट्रांसपोज भी आ गया। अब हम ये सारा फाइंड कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब इन दोनों को जमा कर सकते हैं हम, क्योंकि अब इन दोनों की वैल्यूज मौजूद है हमारे पास। ए का ट्रांसपोज जमा बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज हम ये फाइंड कर चुके हैं, 6 0 -2 और 3, 6 0 -2 और 3, प्लस बी का ट्रांसपोज हमारे पास ये आ चुका है, 8 3 -1 और 0। चले अब इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं हम। पहली वैल्यू 6 है, यहाँ पर 8 है, दूसरी वैल्यू 0 है, जमा यहाँ पर 3 है, तीसरी वैल्यू यहाँ पे -2 है और यहाँ पर -1 है, तो प्लस -1 आ जाएगा। चौथी वैल्यू 3 है, प्लस यहाँ पर 0 है। 6 + 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। इनको जमा करेंगे तो 3 आएगा। अब माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों के साथ माइनस हो गया, करेंगे जमा, अलामत माइनस रहेगी, तो 2 और 1 3, -3 हो जाएगा, और यहाँ से 3 आ जाएगा। ले जी, आपके पास ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज की भी वैल्यू आ गई। और अब ये वैल्यू देखें सेम है, 14 3 -3 और 3। यहाँ पर भी देखें यही आता है, 14 3 -3 और 3, दोनों का सेम आ गया। तो लिहाजा मैं ये बात कर सकता हूँ, हेंस प्रूफ, लिहाजा ये बात साबित हुई कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसका ये पार्ट 1 था 6 वाले का। आप मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। जी, ये इसका पार्ट 2 है, और सेम वैसा ही है जैसे पहले किया, बस वो था प्लस में और ये है माइनस में, इतना सा ही फर्क है बस, बाकी सेम है। तो खैर इसका सेकंड पार्ट था, ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर आप देखें a - b है, तो पहले तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, बाद में फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो a - b, a की जगह पर आ गया 6 -2 0 और 3, फिर माइनस b की जगह पर आ गया 8 -1 3 और 0।
अब इनको माइनस करते हैं जी। अब इनको माइनस करते हैं तो पहली वाली वैल्यू पहली में से माइनस होगी, तो यहाँ पे 6 है, माइनस यहाँ पर पहली वैल्यू 8 है, यहाँ पर दूसरी वैल्यू -2 है, और ये वाला माइनस एज इट इज। यहाँ पर दूसरी वैल्यू क्या थी, -1 थी, तो उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तीसरी वैल्यू यहाँ पे 0 है, माइनस यहाँ पर तीसरी वैल्यू 3 थी, चौथी वैल्यू यहाँ पर 3 है, माइनस यहाँ पर चौथी वैल्यू 0 है। अब आप देखें जी, इनको माइनस करते हैं, 6 - 8 तो -2 बचेगा क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है। इसको चले एक स्टेप और कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब 0 तो माइनस हो प्लस हो फर्क नहीं पड़ता, तो -3 एज इट इज। यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से, तो 3 एज इट इज। एक स्टेप और करते हैं, ये आ गया -2 -3, इनको प्लस माइनस किया तो -1 आ गया क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, और नीचे वाला 3 एज इट इज आ गया। ये हमने फाइंड किया a माइनस बी, तो ये आ गया हमारे पास a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी का लेंगे ट्रांसपोज, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब उसमें हम रोज को कॉलम में बदलेंगे, तो ये एक रो है हमारे पास, ये कॉलम बन जाएगा, -2 और -1, ये भी रो है, ये भी कॉलम बन जाएगी, -3 और 3, -3 और 3। लें जी, इस तरीके से ये आपका सोल्व हो गया। आपने इसकी ट्रांसपोज फाइंड करनी थी, आपने कर लिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब मूव करते हैं राइट हैंड साइड पर, तो वही हमने लिख लिया, इसकी ये राइट हैंड साइड है। अब 1 बाय 1 पहले तो इनके ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर इनको माइनस कर लेंगे। तो पहले मैं एक ही वैल्यू लिख लेता हूँ, ए की वैल्यू मेरे पास है 6 -2 0 और 3। अब मैं लूँगा इसका ट्रांसपोज, क्योंकि मुझे ए का ट्रांसपोज ही चाहिए था। तो ए का ट्रांसपोज बराबर होगा, ये रो है ये कॉलम बन जाएगा, 6 और -2, ये भी रो है तो ये कॉलम बन जाएगा 0 और 3। अब बी है तो बी के पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, फिर ट्रांसपोज लूँगा। वैल्यू है इसकी 8 -1 3 और 0, 8 -1 3 और 0। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये रो थी, ये कॉलम बन जाएगा, ये भी रो थी तो ये कॉलम बन जाएगा, 3 और 0, ये ट्रांसपोज आ गया। अब जो उन्होंने कहा हुआ था कि ए का ट्रांसपोज माइनस करें बी में, बी के ट्रांसपोज से, तो इनको ये फाइंड कर लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब ए की जो वैल्यू निकाली है ए के ट्रांसपोज की, वो ये है 6 0, यहीं से उठा के लिख लेते हैं, इसे लिखनी तो यही है हमने। ले जी, ये आ गई मेरे पास वैल्यू ए के ट्रांसपोज की। अब बारी है माइनस बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब हमें बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो वो हम ये फाइंड कर चुके हैं पहले से, तो यहाँ से बी के ट्रांसपोज की वैल्यू को लिख लेते हैं इस तरीके से। अब इनको करते हैं हम माइनस, तो पहली वैल्यू 6 होगी, इसमें से माइनस होगा ये वाली पहली वैल्यू 8, यहाँ से दूसरी वैल्यू 0, इसमें से माइनस होगा ये वाली दूसरी वैल्यू 3, तीसरी वैल्यू यहाँ से -2 हो गया, और माइनस यहाँ से तीसरी वैल्यू आ जाएगी -1, और चौथी वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 0 है, 3 - 0 होगा। इसको जरा दूर करके हम लिख लेते हैं, 3 - 0, इसको भी जरा दूर कर लें हम, 0 - 3। हाँ जी। अब अब देखिए, इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है, 0 तो फर्क नहीं कोई डालता, तो -3 वैसे रहेगा। यहाँ पर अब देखें तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा +1, और ये वाला 0 भी कोई फर्क नहीं डालेगा, तो ये 3 एज इट इज रहेगा। एक स्टेप बस और हम करेंगे, तो 2 -3 भी ऐसे ही, इनको प्लस माइनस करेंगे तो 1 आएगा, बड़ी के साथ माइनस है तो -1 आएगा, ये वाला भी 3 आपके पास एज इट इज आ गया। और ये क्या हम फाइंड कर रहे थे, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का जवाब सेम आया, जो जवाब इसका है सेम टू सेम वही जवाब इसका है, तो लिहाजा अब मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है,
वो बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव हो गया, लिहाजा साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब शुरू में मैंने कहा था कि मैं इसकी थ्योरी पर भी एक नज़र हम लास्ट पे लगाएंगे, तो अब इसकी थ्योरी को देख लेते हैं कि उसमें कोई बात है करने वाली तो वो कर लेते हैं। तो अब थ्योरी की तरफ चलते हैं हम। तो ये आपकी 3.3 है। अब इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हाँ जी, अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो तीन किस्म के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं मैट्रिसेस पर। हम इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम इन्हें एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर था, मतलब किसी नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है और दो मैट्रिसेस को आपस में भी किया जा सकता है, लेकिन डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडिंग अ मैट्रिक्स बाय एन अदर, के इनको आपस में डिवाइड करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये आपस में डिवाइड नहीं होते। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं स्केलर के साथ। ये सारा कुछ आप सीख चुके हैं, किसी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है कि उस नंबर को अंदर वाले हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। तो इस तरीके से स्केलर की मल्टीप्लिकेशन होती है। आप यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके अलावा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी आप कर चुके हैं, और ये आपको बता दिया कि ऑर्डर सेम होना चाहिए उनको ऐड करने के लिए। तो आप यहाँ से लेकर ये सारा ही इसकी कर लीजिएगा, और एग्जाम्पल अपने से भी कोई बना सकते हैं आप। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम वही कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, तब भी आप दोनों को आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है आपको कि अगर आप a प्लस बी करते हो तो वो बराबर होगा b प्लस a के। तो ये क्या है, हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ है, तो ये याद रखिएगा। एमसीक्यूज के तौर पर भी ये बातें आती हैं, शॉर्ट में भी आ सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि मान लें कि आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी सी, आपने पहले ए और बी के ब्रैकेट लगा दी, मतलब ए और बी को जमा करो, बाद में उसके अंदर सी जमा करो, या फिर आप एंड वाले दो को पहले जमा कर लो, बी और सी को जमा करके फिर उसमें ए जमा कर लो। तो आप जैसे मर्जी कर लो, जवाब सेम ही आएगा। मतलब किसी दो को पहले जमा करके बाद में तीसरा जमा कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन क्यों लफ्ज आ रहा है, क्योंकि जमा के लिहाज से बात हो रही है। जब मल्टीप्लाई के लिहाज से बात होगी तो फिर मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे वर्ड यूज होगा। चले नेक्स्ट आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि आप जैसे कि 2 है, 2 के अंदर मैं 0 जमा करता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोबारा 2 ही आ जाएगा। तो 0 क्या होगा, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगा। इसी तरीके से मैट्रिसेस के अंदर नल मैट्रिक्स जो होता है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट 0 होते हैं, वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, क्योंकि उसको किसी में भी जमा कर लो माइनस कर लो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से लेकर आपने ये सारा ही कर लेना है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट आता है एडिटिव इनवर्स। ये तो सवाल भी हम कर चुके हैं। एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जिसको जमा करने के बाद जवाब क्या आ जाए 0। अब यहाँ पे 0 नहीं होता, यहाँ पे हम उसे क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप अब अगर ए में माइनस से ए जमा कर रहे हो तो माइनस से ए का एडिटिव इनवर्स होगा, और अगर माइनस ए में ए जमा कर रहे हो तो फिर ए क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, जो इसका सवाल आया था उसके अंदर डिटेल में। तो एडिटिव इनवर्स की बात होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी बीच में शामिल है। एग्जाम्पल आप अपने से कोई भी बना सकते हैं। तो यही कुछ था इसमें, ये कर लीजिएगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। पूरे लेक्चर में कहीं पे शो आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।